जीरन जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में कुछ फैक्ट्स आप हमेशा ध्यान में रखते हैं कि नॉन फाइनाइट वो वर्ब होता है जिसका काम मेन वर्ब का नहीं होता है, मेन वर्ब के अलावा वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जीरन सिर्फ नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब का काम नहीं करेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, चूंकि जीरन भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसका भी अपना सब्जेक्ट नहीं होता है। वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई टेंस नहीं होता है, अपना कोई टेंस नहीं होता है। जो मेन वर्ब का टेंस होता है वही नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस होता है ना। लेकिन जीरन के पास एक खास प्रिविलेज है, जीरन के पास एक खास प्रिविलेज है। मतलब ये तो जो मेन वर्ब का जो टाइम रहेगा, जो मेन वर्ब का टाइम है वही टाइम जीरन का रहता है। ये एक फैक्ट याद रखना है। या ये भी हो सकता है कि ये जीरन्स टाइम, जीरन्स का टाइम जो है, टाइम अकर बिफोर द टाइम ऑफ मेन वर्ब, ये इसका प्रिविलेज है। अब ये सेंटेंस और उस वर्ब के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है जो हम देखेंगे। लेकिन ये दो बात याद रखिएगा, ये बात सच है कि नॉन फाइनाइट वर्ब का जो समय है वही हमारा फाइनाइट वर्ब का जो टाइम है वही नॉन फाइनाइट का होता है। लेकिन जीरन के लिए ये दोनों बात रखना है कि मेन वर्ब का जो समय है वो भी इसका समय रहेगा, या ये भी हो सकता है कि जो मेन वर्ब का टाइम है उससे इसका टाइम जो है पहले का हो, दोनों हो सकता है। और ये क्लियर है कि ये सिर्फ नाउन का काम करेगा, तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं जीरन को। क्योंकि सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन ही बनता है ना, तो सब्जेक्ट बनाते हैं और कुछ वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये दो फैक्ट याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमेशा, जीरंट, बाकी दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं आएगा। दूसरी बात है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव जानते हैं ना, माई, योर, हिज, हर, आवर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इनके बाद भी जब आपको यूज करना हो नॉन फाइनाइट वर्ब, तो कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा, ये इसके बाद भी आएगा जीरंड। यानी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नॉन फाइनाइट का चॉइस है हमारे पास तो जीरंड होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जीरंड है। कुछ फ्रेजल वर्ब भी हैं, उनके बाद भी जीरंड का प्रयोग करते हैं। कुछ फ्रेजेज भी हैं, उनके बाद भी जीरंड का प्रयोग करते हैं, जो बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब जिसके बाद हम सिंपल जीरंड जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का, सिंपल जीरंड और परफेक्ट जीरंड। तो जहां परफेक्ट जीरंड है वहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट जीरंड जहां पे भी प्रयोग किया गया है या आप करेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3। तो जहां पे परफेक्ट जीरंड का प्रयोग हो गया है तो समझ लीजिए कि जो मेन वर्ब का टाइम जो है उस मेन वर्ब के टाइम से हमेशा इसका टाइम बिफोर रहेगा, पहले रहेगा, ठीक है ना। और इसके बारे में दोनों एस्पेक्ट पे ध्यान रखिएगा कि जब हम सिंपल जीरंड यूज करें, सिंपल जीरंड यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दो बातें, कि इसका टाइम हो सकता है जो ये समय बताता है कि मेन वर्ब के पहले, वो भी बता सकता है, या जो मेन वर्ब का टाइम है वही इसका टाइम है, तो दोनों गुण इसमें होगा। तो इसमें दोनों बातों को ध्यान रखना है। और इसके बारे में तो बिल्कुल सोचना नहीं है, हमेशा मेन वर्ब के समय के पहले इसका समय होगा। तो जब भी आपको स्पष्ट करना हो कि इसमें जो एक्शन हुआ है उसका समय मेन वर्ब के टाइम के पहले दिखाना है, तो इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, और एकदम स्पष्ट करना है तो इसको प्रेफर कर लीजिएगा, है कि नहीं। जैसे इन सारे वर्ब के बाद हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं ये देखते चलिएगा साथ में। जो हमने कल बताया एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे
जीरेंड है और परफेक्ट जीरेंड है, बिना कोई अंतर के इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बिना कोई अंतर के इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरेंड का भी और परफेक्ट जीरेंड का भी। अब ये दोनों सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा, तो वो भी बताएंगे। तो यहां पे आप जरा बताइए आप में से कोई कि इसमें से एडमिट जो है ये हमारा कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है। एक और वर्ब जो दिख रहा है ये हमारा फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये बताइए कि अगर कोई पूछे आपसे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों है तो क्या बताएंगे? हाँ, सिंपल सा जवाब है कि ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नाउन और नॉन इक्विवेलेंट वर्डिंग बन सकता है, अतः यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। अब यहां पे बताइए एक ही जब मेन वर्ब है तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हैं, ऐसे देते रहिएगा। अब ये बताइए मुझे कि ये जो एडमिटेड है इसका टेंस तो सब कोई बता देगा कि ये पास्ट का है ना? ये जो इसका नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना टेंस होता नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि जीरेंड के बारे में थोड़ा हमें सजग रहना होगा। तो अब ये बताइए ही एडमिटेड, वो स्वीकार किया था, यानी एडमिट किया था मतलब कन्फेस्ट किया था। एडमिट का मतलब क्या हुआ? कोई सच को, कोई गलती को स्वीकार करना। यहां एडमिट का मतलब सच को स्वीकार करना, कन्फेस का मतलब गलती को स्वीकार करना, खैर चाहे जो भी है। तो अब उस पे इंपोजिशन है, एक्यूजेशन है, आरोप है चोरी करने का, और उसने माना। तो ये जब माना होगा उस घटना को मानेगा ना जो घटना उसने बहुत पहले किया हो। दोनों घटनाओं का टाइम जो है वो क्या होगा, डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा ना, दोनों होगा। यानी ये पास्ट में हुआ है और ये पास्ट के भी पास्ट हुआ है, यानी पास्ट ऑफ पास्ट हो गया है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि इसका हिंदी क्या होगा कि उसने स्वीकार किया था कि वह पैसा चोरी किया था, यानी पैसा चोरी पहले किया था और चोरी करने के बाद ये बात को उसने स्वीकार किया। यानी दोनों का घटनाओं का जो समय होगा वो पास्ट में है लेकिन डिफरेंट टाइम फ्रेम में है। सही है कि नहीं? तो जब हमें ये पता चल गया कि ये घटना जो हुआ है वो इस घटना के पहले हुआ है, तब हम बिना कोई अंतर के यहां परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं ना, सॉरी परफेक्ट जीरेंड यूज कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये परफेक्ट जीरेंड और ये सिंपल जीरेंड कब आपस में इंटरचेंज होंगे? मान लीजिए कि एरर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, तब कब चेंज करिएगा? वैसे वर्ब के साथ नहीं जो लाइक और डिसलाइक के बेसिस पे है, जैसे लाइक करना, प्रेफर करना, लव करना, इंजॉय करना, या डिसलाइक करना, हेट करना, डिटेस्ट करना, अवोर करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, है ना। तो वहां पे कुछ अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हमें पता चल जाए कि जो जीरेंड है उसका एक्शन का समय है वो मेन वर्ब के पहले है, तो वहां बिना कोई अंतर के आप दोनों में से कोई एक यूज करिए, मर्जी आपकी है। समझ में आया बात? अब ये दोनों सिंपल सेंटेंस है ना। ये देखिए यहां भी एक ही मेन वर्ब है और यहां भी एक ही मेन वर्ब है, तो सिंपल सेंटेंस है। इसको अगर हम कहें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल को कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब नए पैटर्न में हर एक एग्जाम में, चाहे सीजीएल का हो, एसएससी जो भी एग्जाम दे रही है, चाहे सीजीएल सीपीओ हो या कोई भी हो, उसमें ना ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है मतलब ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स से सिंपल में करना है। तो इसको हम सबऑर्डिनेट में अगर बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन तरह के वाक्य होते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक होता है सिंपल, जिसमें एक मेन वर्ब होता है, एक ही मेन वर्ब होता है, वो सिंपल हो गया। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक होता है जिसमें दो या दो से अधिक मेन वर्ब होंगे, यानी दो क्लाउज या तीन क्लाउज या चार क्लाउज, जितना भी होगा, जितना क्लाउज जितना मेन वर्ब। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा बनता है जब दो क्लाउजेज को जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है वो सबऑर्डिनेटिंग होता है। कौन सा कंजंक्शन होता है? यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आपको पता है तो इसका पहचान आसान हो जाएगा। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम ही है सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ना मेन क्लाउज से, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेटिंग कहते हैं। और दूसरा कंजंक्शन जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग से अगर दो क्लाउजेज जुड़ता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो ये जो जुड़ेगा वो कौन से कंजंक्शन से? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग होता है ना फैन बॉयज,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो जुड़ता है उसको हम बोलते हैं, जैसे फैन बॉय, फॉर, एंड, और, नॉर, इससे जो जुड़ेगा। उसके अलावा बाकी सबसे जो जुड़े वो सबऑर्डिनेटिंग। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे फंक्शन के हिसाब से 5 तरह के वाक्य होते हैं ना। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, जो जोड़ देके बातों को कहता है। असर्टिव जो 2 तरह का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव। एक होता है सवाल पूछने के लिए। तो फंक्शन के हिसाब से जो वाक्य होता है कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये सबके कार्य अलग अलग होते हैं। सवाल पूछेंगे तो कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? इंटेरोगेटिव। जब आपको किसी को आदेश देना है, रिक्वेस्ट करना है, तब आप क्या यूज करते हैं? इंपेरेटिव। किसी को आपको विश करना है, अच्छा या बुरा, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, तो आप एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव यूज करते हैं। और जब सडन अपना रिएक्शन देना है कोई भी सिचुएशन के प्रति या कोई भी व्यक्ति के लिए, कोई भी घटना पे, तब हम एक्सक्लेमेशन के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। और एकदम 100% श्योरिटी बताने के लिए असर्टिव सेंटेंस होता है कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा, है कि नहीं? तो 5 तरह के सेंटेंस हुए। कैसे? फंक्शन के आधार पे। कार्य, वाक्य का कार्य देखना पड़ेगा ना। अंग्रेजी पढ़ने में सुविधा कब होती है? जब वाक्य के फंक्शन भी हम देखते हैं कि ये सवाल कर रहा है वाक्य, कि आदेश दे रहा है वाक्य, कि ऑप्टेटिव है, कि एक्सक्लेमेटरी है। फंक्शन भी हमारे दिमाग में रहता है और स्ट्रक्चर भी दिमाग में रहता है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीजें दिमाग में रहेगा तो हमारा लिखना, पढ़ना, बोलना सब आसान हो जाता है। सही है कि नहीं? आई बात समझ में? तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो पूछ लेना है आपको कि किस हिसाब से बताएं। फंक्शन के हिसाब से बताएंगे तो 5, और स्ट्रक्चर के हिसाब से बताएंगे तो 3। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तभी पहचान पाएंगे जब कंजंक्शन आपको पता है। तो ये समझ गए। तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो कैसे होगा? वही सवाल पे आते हैं फिर। तो कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे इनको, तो कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट वगैरह लगाना है। जैसे ही एडमिटेड दैट। अब ये घटना, इसको मतलब इसको दूसरा क्लाउज में रख देना है, ठीक है ना। जब भी हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाएंगे तो जो जीरेंड होगा, इन्फिनेटिव होगा, पार्टिसिपल होगा, उसी को दूसरा क्लाउज में रखते हैं, है कि नहीं? तो दैट ही हैड हो जाएगा, ही हैड स्टोलन द मनी। ये सही है कि नहीं? ही हैड स्टोलन द मनी। तो अब यहां पे जो इस क्लाउज का जो मीनिंग है वही इस सिंपल सेंटेंस का भी मीनिंग है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बनाना होगा तो क्या करना होगा? इसमें जो वर्ब है ना, इसी को आपको जीरेंड में बदलना होगा। या क्लाउज भी अगर कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो इसी को क्लाउज में बदलना होगा। यानी हमेशा फोकस नॉन फाइनाइट वर्ब पे ही रखना है। अब मीनिंग इसका यही निकला कि ये काम हुआ है। इसके पहले यहां भी यही हुआ कि उसने स्वीकार किया था कि वह पैसा चोरी कर चुका था। यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट ऑफ पास्ट, यानी दोनों घटनाएं पास्ट की हुई है, ये भी और ये भी, लेकिन दोनों में पहले कौन होगा? पास्ट परफेक्ट वाला। स्पोकन में इन दोनों में से ये जो सिंपल सेंटेंस है वो स्पोकन में कौन सा सेंटेंस? कुछ भी। स्पोकन में तो हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर है ना। अगर हमारा स्टैंडर्ड हाई होगा तो हम इसको यूज करेंगे। अगर हमारा स्टैंडर्ड हाई है तो हमारे पास तो मल्टीपल डिवाइसेस मिल रहे हैं, बहुत सारे टूल्स आपको दे रहे हैं। अब उसमें से वो टूल्स यूज करिए ना जिससे काम तुरंत हो जाए। तो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज पे जिनकी पकड़ अच्छी है, तो वो तो कहेंगे ना कि भाषा में हमेशा कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करिए ना। तो ये इतना बड़ा बोलने से बढ़िया है इसको बोलिए। और मान लीजिए कि किसी को नहीं आता है तो इसको बोलेगा। हाँ, तो ये समझ रहे हैं ना? पूरा इसका धागा खुल रहा है कि नहीं? हाँ। अब यहां देखिए, जैसे एडमिट करना और कन्फेस करना है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमने सर कोर्स बना रखा है, उसमें पता चलेगा। कन्फेस का मतलब ही स्वीकार करना, एडमिट ये सच को स्वीकार करना और ये गलती को स्वीकार करना, ये होता है।
एक कंफ्यूजिंग वर्ड होता है ना, एक जैसा, जैसे एक ही जैसा वर्ड लिख देगा, आंसर और रिप्लाई दोनों, तो अंतर आना चाहिए ना। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वोकेबलरी कोर्स और एडवांस वर्ड बूस्टर किताब मैंने बनाया है। तो यहां पे देखिए, इसका उल्टा क्या होता है, डिनाई करना। डिनाई का मतलब क्या होता है, किसी आरोप को खारिज करना। तो यहां पे भी हम जीरन क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई उस चीज को आप खारिज करेंगे ना जिसका जो घटना पहले हो चुका है, तब इसके बाद भी जीरन लगाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव तो आगे की बात करता है थोड़ा, है ना। हाँ, तो यहां पे देखिए, ही डिनाइड, यहां पे बताइए फाइनाइट वर्ब कौन हुआ, और ये कौन सा वर्ब हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, कुछ और है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जीरेंड है तो नाउन ही होगा। तो ही डिनाइड सीइंग द सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने इनकार किया इस बात से कि वह जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उसको वह नहीं देखी थी, है ना। सही है कि नहीं। अब यहां पे ये जो घटना का समय है वो ए और इस घटना का समय है, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकता है ना। ये घटना पहले हुआ होगा देखने का, सीक्रेट डॉक्यूमेंट देखने का, अब वो देखी कि नहीं देखी इस बात से वो इनकार कर रही है, मतलब ये घटना तो हर हाल में पहले ही हुआ होगा। तो यहां पे हम इसके बदले में वन वर्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हम इसको भी लगा सकते हैं ना, और दोनों का ग्रामेटिकल क्लास एक ही रहेगा, ये भी नाउन रहेगा और ये भी नाउन ही रहेगा, है कि नहीं। समझ में आया। हाँ, अब ये अगर हम इसको बोलें कि इसको ना, ये तो सिंपल सेंटेंस है दोनों स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि एक ही मेन वर्ब है, तो इसको अगर हमें बोलना है कि कॉम्प्लेक्स में बनाओ तो कैसे बनाएंगे, बनाइए। शी डिनाइड दैट seen the secret document, यही होगा ना। वह डिनाई की थी कि वह सीक्रेट डॉक्यूमेंट को देखी थी, इस बात से वो डिनाई कर दी थी। सर जैसे ये परफेक्ट जेरन है, जैसे हैविंग सीन लगा है, तो ये मतलब जेरन किसी भी हो, चाहे हैविंग सीन हो या सीन हो, तो नाउन जेरन। हाँ, लेकिन वो नाउन रहेगा, ऐसा नहीं कि नाउन रहेगा, ये वाक्य में उसका स्थान देखना है, वाक्य में स्थान देखना है, उसका काम देखना है, काम क्या कर रहा है। अब यहां पे देखिए, वह क्या डिनाई किया, तो क्या से जो जवाब मिलेगा वो होगा नाउन। क्या होगा, नाउन। क्या डिनाई किया कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट को नहीं देखी है, तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले से जानते हैं, नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब ये नाउन हुआ, है कि नहीं। और यही अगर हम कह रहे हैं हैविंग सीन my brother, I felt relaxed. ठीक है ना। Having seen my brother, या अगर हम यहां बोलेंगे seeing my brother, हालांकि ये दोनों के मीनिंग में अंतर है लेकिन ग्रामेटिकल क्लास एक ही होगा। seeing my mother, my brother, तो यहां देखिए, यहां भी हैविंग सीन है और यहां भी हैविंग सीन है ना। लेकिन ग्रामर ऐसे ही पढ़ना है कि काम क्या है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना तो ग्रामर में एक भी रूल नहीं होता है, रूल होता ही नहीं, कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो कमजोर टीचर होते हैं वो रूल पे रूल बना के इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस कर दिए हैं। बच्चों को लगता है कि रूल याद करके अंग्रेजी समझ में आ जाएगा, नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा कि काम क्या है, मतलब फंक्शन और स्ट्रक्चर, इसके अलावा अंग्रेजी में कुछ नहीं होता है। जैसे बताया ना कि स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 तरह के वाक्य और फंक्शन के, तो फंक्शन और स्ट्रक्चर जो जानने की कोशिश करेगा तो 2 महीना में अंग्रेजी सीख जाएगा। और वो चीज को नहीं समझ पाने की वजह से क्या होता है कि वो 10 साल क्या 25 साल क्या 50 साल या 5 जन्म
वो अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा जब ये इतनी छोटी बात नहीं समझ पाएगा। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब जब आप कोई चीज का फाउंडेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अंग्रेजी कैसे समझ लीजिए, कोई भाषा समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर अंग्रेजी समझ गए इस बात को तो कोई भी लैंग्वेज सीख जाइएगा 2 महीना में। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई रूल नहीं होता है। रूल होता अगर तो लिमिट होता कि नाउन में भाई इतना रूल होता है, प्रोनाउन में इतना रूल होता है, एडजेक्टिव में रूल तो अपने हिसाब से लोग बनाते हैं। किसी किताब में 17 रूल मिलेगा तो किसी में 27 मिलेगा, किसी में 37 मिलेगा। इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, वो तो मैन मेड है, हम लोग बनाते हैं। मैन मेड तो मतलब लैंग्वेज भी है। लेकिन ग्रामेरियन ने जो प्योर ग्रामर लिखा है उनका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है। सही है ना? सारे सवाल जो आएंगे फंक्शन और स्ट्रक्चर बेस्ड, सारे स्ट्रक्चर देख के ही ना आप फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर करते हैं। स्ट्रक्चर देख के ही आप पारा जंबल बनाते हैं। स्ट्रक्चर देख के ही आप क्लोज टेस्ट और पैसेज बनाते हैं। जब तक आप स्ट्रक्चर और फंक्शन को नहीं देखेंगे अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा, कोई भाषा ही समझ में नहीं आएगी। तो ये चीजें हैं। तो अब यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या हो गया, ये वाला तो इसका ऑब्जेक्ट था तो इसलिए इसको हमने, ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन हो गया, तब ये जीरेंड बोल दिए। लेकिन यहां पे आप बताइए, कल भी हमने चर्चा किया था कि हैविंग प्लस V3 तो यहां पे भी है, लेकिन यहां पे हैविंग प्लस V3 है, लेकिन ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना? इसको बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये एडजेक्टिव कैसे है? जैसे हमने ये बताया कि ये नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ये एडजेक्टिव कैसे है? तो एडजेक्टिव होता क्या है, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, चाहे नाउन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, नाउन प्रोनाउन का चाहे संख्या बताए, मात्रा बताए, आइडेंटिटी बताए, एज बताए, कलर बताए, शेप बताए, साइज बताए, ओरिजिन बताए, पर्सनालिटी बताए, वो जितने भी नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में जो बात करेगा, जो उसको डिस्क्राइब करेगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है कि नहीं? और एडजेक्टिव हमेशा नाउन, जिस नाउन के लिए यूज कर रहे हैं उसके नजदीक रखा जाता है, चाहे पहले रखो या बाद में रखो। पहले रखोगे नाउन के तो गुण बताएगा, और नाउन के बाद में रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पहचान बताएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अब ये चीजें ना पूरे कोर्स के दौरान सैकड़ों बार हमने डिस्कस किया है, जिसको आपको रिकॉर्डेड वाला में भी पढ़ना है। तो अब ये देखिए, यहां पे देखिए हैविंग सीन माई ब्रदर, इसमें तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, वर्ब तो हमारा फेल्ट ही है, बस एक ही वर्ब है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? क्योंकि एक ही वर्ब है इसमें। तो ये हैविंग सीन माई ब्रदर किसके लिए आया? ये जो एडजेक्टिव है इसके ए नजदीक वाले नाउन के लिए आया। ये नजदीक वाला नाउन है ना आई, यानी कि इस वाक्य का सब्जेक्ट और इस वाक्य का सब्जेक्ट एक ही है। इस वाक्य का टेंस और इस वाक्य का टेंस एक ही रहेगा, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का तो अपना टेंस सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही जाएगा, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में जाएगा, अगर ये फ्यूचर में, अगर आई फील होता तो ये प्रेजेंट हो जाता, अगर आई विल फील होगा तो ये फ्यूचर हो जाएगा। इसका अपना कोई टेंस नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैविंग सीन माई ब्रदर, ब्रदर को देखने के बाद, कौन देखा ब्रदर को भाई? इसका तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो कौन हुआ सब्जेक्ट? आई। मतलब ये सारी जानकारी किसके लिए है? आई के लिए। यानी कि जो इसका सब्जेक्ट वही इसका सब्जेक्ट, जो इसका वही इसका। तो ये सारा जो जानकारी है वो किसके लिए है? आई के लिए। हाँ, देखने के बाद, यानी भाई को देखने के बाद मैं रिलैक्स फील किया, या इसका मतलब है कि देखते ही, भाई को देखते ही मैं रिलैक्स फील किया। इन दोनों के मीनिंग में अंतर है, वो अभी हम बाद में समझा देंगे पार्टिसिपल जब पढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे क्लियर है कि ये स्ट्रक्चर तो वही है,
लेकिन काम है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना, इसलिए सेम स्ट्रक्चर रहते हुए भी ये एडजेक्टिव हो गया और ये वाला हमारा नाउन हो गया। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हैविंग सीन कहीं भी रहेगा तो जीरंड हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? काम देखना पड़ेगा। जैसे आप अंग्रेजी में देखिए ना, अगर हम स्पेस बोलते हैं तो स्पेस का मतलब अंतरिक्ष भी होता है और वही स्पेस का मतलब जगह होता है। तो कहां जगह है कहां अंतरिक्ष है कौन डिसाइड करेगा? किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे को बैठने के लिए यहाँ पे स्पेस बनाओ, तो स्पेस का मतलब यहाँ क्या हो गया? जगह। और अगर हम कह रहे हैं कि स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट हैं या बहुत सारे स्टार्स हैं, तो यहाँ पे स्पेस में बहुत सारे स्टार्स हैं, इसका मतलब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष हो गया, कॉस्मस, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? मतलब इसमें जो जेरंड का एडजेक्टिव बनता है और नाउन बनता है। एडजेक्टिव के साथ साथ मतलब नाउन का आप क्या पूछ रही हैं? पहले श्योर होइए, क्या पूछ रही हैं? ये आपने नाउन बता दिया कि जेरंड जो है नाउन के रूप में यूज होगा। हाँ। सीइंग वाला और सीइंग वाला, और जो अभी आपने एडजेक्टिव बताए थे सीइंग वाला करके जो स्टार्टिंग में लगाए थे, तो ये एडजेक्टिव बनता है नाउन को छोड़ के। जेरंड और क्या बनता है? एडजेक्टिव और क्या? वो अगर सारी चीजें अगर एक साथ यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। फिलहाल आप फिलहाल आप ये देखिए कि अगर हम जेरंड बोल रहे हैं तो वो नाउन है। आपको बस ये चेक करना है कि ये नाउन कैसे है, हाउ। अभी यहां तक सवाल अपना लिमिट रखिए। कि ये नाउन है, जेरंड है तो नाउन है। अब जहां हम जेरंड बोले तो बोले कि नाउन है, सर ये कैसे नाउन है, ये पूछ सकते हैं आप, है ना? अब ये नाउन का मतलब जो है, नाउन तो एब्सोल्यूट वर्ड है ना, मतलब दुनिया की सारी चीजें मतलब अपने आप में नाउन ही हैं। तो नाउन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। 8 ही शब्द से बना हुआ है पूरा अंग्रेजी, 8 शब्द से। तो 8 शब्दों को यानी नाउन को, प्रोनाउन को हम एक शब्द बोल रहे हैं। तो ये 8 शब्दों का पहचान और कार्य जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम इनको जोड़ के अंग्रेजी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे वर्ड्स को जानना चाहिए, हर वर्ड्स यानी 8 वर्ड्स, ये बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होगी, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो हमें नाउन की जरूरत नहीं होगी या एडवर्ब की जरूरत नहीं होगी। हमें सारे वर्ड्स को आपस में जोड़ना पड़ता है, तभी जाके हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, है ना? नाउन भी हम पढ़ेंगे तो नाउन में अगर हम प्रीपोजिशन का चर्चा ना करें, एडजेक्टिव का चर्चा ना करें, कंजंक्शन का चर्चा ना करें, तो वो नाउन समझ में नहीं आएगा कोई बच्चों को। तो इसलिए हर एक पार्ट्स को ध्यान से देखना है। अब देखिए, रिकॉल का मतलब क्या होता है? स्मरण करना, स्मरण करना। तो जैसे यहां पे बताइए फिर से, आई डोंट रिकॉल, इनके बाद रिकॉल का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज को याद कर रहे हैं, स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मरण हम उन चीजों को करेंगे जो घटनाएं पहले हो चुकी है। तो जो पहले हो चुकी है, इस तरह की प्रवृत्ति के लिए हम जेरंड लगाते हैं। जो घटना होने वाला है, अभी हुआ नहीं, उसके लिए इन्फिनिटिव लगाते हैं। तो यहां पे हमने जेरंड लगाया है। टू मीट अगर लगाते तो गलत होता, ये भी तो नॉन फाइनाइट था, ये गलत होता। आई वॉन्ट टू मीट, इसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू मीट, तो हमने वॉन्ट के बाद टू मीट क्यों लगाया? मैं चाहता हूं, आप मैं उस चीज को चाहता हूं जो अभी नहीं हुआ है, उसी को चाहेंगे ना। यानी ये जो घटना का समय है अभी होना बाकी है, बाकी है। लेकिन यहां तो रिकॉल कर रहे हैं, तो रिकॉल हम अतीत के कुछ घटनाओं को करेंगे, इसलिए हमें पास्ट के टाइम को शो करना है, तो हम जेरंड लगाएंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमारा एडवर्ब हो गया, रिकॉल हमारा मेन वर्ब हो गया, और इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया यानी नाउन हो गया, इसलिए जेरंड हो गया। और हिम जो हुआ ये जेरंड का ऑब्जेक्ट हो गया। और एट द पार्टी जो है पूरा का पूरा एडवर्ब बन गया प्लेस वाला। और ये एडवर्ब में क्या क्या लगा है? प्रीपोजिशन, डिटरमिनर और नाउन। अब ये बताइए, ये दोनों घटना का समय एक होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा।
हम रिकॉल कर आई डोंट रिकॉल, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं कि मैं उससे पार्टी में मिला था, है ना? तो हम जब भी बोलेंगे तो इस घटना को पहले करना होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई डोंट रिकॉल दैट, और इसके जगह पे ये वाला भी परफेक्ट जीरन भी लगा सकते हैं ना दोस्तों। इसको तो हम सिर्फ एक ही समय लगा सकते हैं, कब? हाँ, जब टाइम जो है मतलब पहले का है, मेन वर्ब के टाइम के पहले का है, तो यहाँ हैविंग मेट बोलिए, मीटिंग बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स में, तब कैसे होगा? आई डोंट रिकॉल दैट आई मेट हिम एट द पार्टी, या आई हैव मेट भी बोल रहे हैं तब भी सही हो सकता है, क्योंकि वो भी तो घटना पहले का ही बताता है ना, जो कंप्लीटेड है परफेक्ट टेंस से। हाँ, तो जैसे जिक्र करना, कोई उन चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो पहले हो चुका है, या रिग्रेट करना, उन चीजों के लिए पछताना जो पहले हो चुका है, तो हम जीरन लगा रहे हैं। सही है कि नहीं? अब हम कल बोले थे कि मैं इन सब का ना वो बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं। अब यहां देखिए, इस तरह का सेंटेंस जब लिखता है ना, तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको उस पैसेज ही नहीं समझ में आता है, हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा कि कुछ वर्ब होते हैं जो पसंद नापसंद करने से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मैं आई लव, यानी कि मैं पसंद करता हूं, लिविंग इन सच एन ऑस्पिशियस सिटी, तो बताइए यहां आई सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, लव हमारा कौन सा वर्ब हुआ? फाइनाइट वर्ब। लव, क्या लव करते हैं? लिविंग इन सच ऑस्पिशियस सिटी, तो लिविंग यहां पे इस वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है। तो अगर कोई वर्ब मेन वर्ब का काम ना करके नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करे, तो इसको हम बोलेंगे ना नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, ये एक ही मेन वर्ब है, तो इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि आई लव लिविंग इन सच एन ऑस्पिशियस सिटी, तो यहां पे हम हैविंग लिव्ड नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा, क्योंकि हैविंग लिव्ड बोलते ही इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेन वर्ब के पहले का समय हम बताना चाह रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आई लव लिविंग इन सच एन ऑस्पिशियस सिटी, यानी कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के शुभ अच्छे शहरों में रहना, मुझे पसंद है। मतलब ये जो लिविंग जो है, लिविंग वाला जो एक्शन का जो समय है और इसका एक्शन का समय है, वो साथ साथ चल रहा है ना। यानी कि मुझे पसंद है मतलब मैं अभी भी रहता हूं। लेकिन अगर हम बोल दे, यहां दो मतलब नहीं निकल रहा है। आई लव लिविंग मतलब मैं, आप किसी को पसंद और नापसंद तभी करेंगे ना जब उन चीजों का एक्सपीरियंस आपको पहले से है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आई लव लिविंग इन सच एन ऑस्पिशियस सिटी, यानी कि पहले भी आप रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे, इस तरह का ये एक्शन को बता रहा है। यह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लीजिए, मेन बात को जब ट्रांसफॉर्म करना हो तो ऐसे समझ लीजिए। जैसे आई लव स्विमिंग अगर बोलते हैं, या आई लव जॉगिंग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप ये एक्टिविटी करते रहते हैं, तभी तो आप लव करेंगे। बिना जाने पहचाने कैसे किसी को लव और लाइक करिएगा, प्रेफर करिएगा। आई प्रेफर टी, आई प्रेफर प्लेइंग टू स्लीपिंग, तो अब प्लेइंग टू स्लीपिंग आप प्रेफर कोई दो घटना में से एक को तभी करते हैं जब कुछ ना कुछ उसका आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर हम यहां आई लव हैविंग लिव्ड करते तब भी सही है वाक्य, लेकिन मीनिंग क्या निकलेगा? इसका तो एक ही चॉइस है कि इसके घटना के समय के पहले बताएगा। आई लव हैविंग लिव्ड इन सच एन ऑस्पिशियस सिटी, इसका अर्थ बताइए आप में से कोई। मुझे बहुत पसंद है इस तरह के शहरों ऑस्पिशियस सिटी में रहना, क्योंकि मैं पहले रह चुका हूं, है ना? तो अगर हम इसका हम अब कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स में बनाइए, तो कैसे बनाइएगा? आई लव द फैक्ट, इसको लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव द फैक्ट दैट आई लिव इन सच एन ऑस्पिशियस सिटी। सही है ना? प्रेजेंट में था, इसको भी प्रेजेंट में बना दिया, बना है ना?
और अगर हैविंग लिव्ड करते तब क्या हो जाता? आई लव द फैक्ट, आई लव दैट आई हैव लिव्ड इन, क्योंकि इसका मतलब तो हमेशा पहले हो जाएगा ना। तो लव करना, प्यार करना, पसंद करना, अडोर करना मतलब बहुत ज्यादा प्यार करना, पूजा की तरह, मतलब पूजा करना, एकदम इतना रिस्पेक्ट के साथ किसी को पसंद करना। तो सी अडोर्स वर्किंग एज एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? द्विभाषिया, व्याख्या करने वाला। तो सी अडोर्स के बाद यहां वर्किंग क्या हो गया? नाउन, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्या अडोर करता है? जवाब मिल रहा है वर्किंग एज एन इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इसलिए हम इसको जीरन बोलेंगे। अब ये मेन वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। तो जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसको दूसरे क्लाउज में रखेंगे, है ना। सी अडोर्स दैट सी वर्क्स एज एन इंटरप्रेटर। समझ में आया? तो ये जो वर्ब है लव, अडोर, लाइक, डिसलाइक, ये सब वर्ब क्या है? लाइक डिसलाइक पे है ना। हाँ, जैसे हेट करना डिसलाइक पे है, हेट करना नफरत करना, लोथ मतलब बहुत ज्यादा नफरत करना, डिटेस्ट भी बहुत ज्यादा नफरत करना, प्रेफर पसंद करना। तो इन सब के बाद जो जीरन लगेगा, जो वर्ब आएगा नॉन फाइनाइट, वो क्या होगा? जीरेंट। ये पैसिव में बनाया हुआ है, पैसिव पे अभी हम चर्चा नहीं। हाँ, अब इसमें ना अभी जैसे कुछ प्रीपोजिशन के बाद लगता है, कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद है, तो इसको हम धीरे धीरे करके समझाएंगे। इतना के लिए आज काफी है।